2026 में अगर आप एज ए बिलिंग इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एज ए बिलिंग इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो कौन कौन सी स्किल आपको आनी चाहिए, साथ ही वो स्किल आप कैसे सीख सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एज ए सिविल इंजीनियर कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो बिलिंग इंजीनियरिंग एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन जो है वो रहता है, क्योंकि ये एक रेप्यूटेड पोस्ट जो है वो मानी जाती है और इसमें अगर आप बिलिंग इंजीनियर बन जाते हैं तो आगे जाने के आपके चांसेस जो है वो और काफी जो है वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा, जैसे सिविल इंजीनियर के दिमाग में रहता है कि सर थोड़ा साइट से पीछा छूट जाए, ऑफिस की जॉब मिल जाए, तो ये बिलिंग इंजीनियरिंग के अंदर पॉसिबल है। 100% ऑफिस की जॉब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि साइट पे जाना आपका काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। तो स्किल की बात करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है अगर आप एज ए बिलिंग इंजीनियर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट नॉलेज। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बिलिंग इंजीनियर एक्चुअल में करता क्या है। तो बिलिंग इंजीनियर का काम होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर साइट पे काम कर रहे हैं उनका एक मेजरमेंट तैयार करना। मेजरमेंट के बाद जो भी रेट तय हुआ है उस रेट से मल्टीप्लाई करके उनका एक अमाउंट क्रिएट कर देना कि भाई इसने इस मंथ जो है या इस बिल साइकिल के अंदर इसने जो है इतना पर्टिकुलर काम किया, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो पेमेंट हो जाता है। ये एक सिंपल सा काम है जो बोलने में लगता है ऐसे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर के मेजरमेंट किए, वर्क के, और उसके बाद में रेट से मल्टीप्लाई करके उसका मेजरमेंट कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। वो लंबा चौड़ा प्रोसेस वही बिलिंग इंजीनियर कर सकता है जिसको वो सारी की सारी स्किल्स आती है। तो उसी के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप किस टाइप से बिल या किस टाइप से आप मेजरमेंट करोगे ये डिपेंड करता है आपका कि आपने किस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिया है। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है आइटम रेट पे, ठीक है, तो आपका जो बिल बनेगा वो भी आइटम रेट पे ही बनेगा। हर एक आइटम का अलग अलग इंडिविजुअल मेजरमेंट होगा, उसके हिसाब से रेट मल्टीप्लाई करके आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है पर स्क्वायर फीट पे, जैसे होता नहीं, घर बनवाते हैं हम लोग, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो पर स्क्वायर फीट पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब रेट तय हो जाता है। तो आपका फिर जो बिल बनेगा वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही आपका बिल बनेगा। कई बार क्या होता है कि लमसम अमाउंट में हम लोग टेंडर उठा लेते हैं कि मान लो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, किसी हॉस्पिटल का, स्कूल का, या किसी के इंडिविजुअल हाउस का, तो हम एक लमसम अमाउंट दे देते हैं कि भाई इतने करोड़ का मैं एक लमसम एस्टिमेट दे रहा हूँ, इतने में मैं बना दूंगा। तो फिर आपका जो बिल बनेगा वो उसी लमसम अमाउंट के हिसाब से जो है वो आपका बनेगा। तो इसलिए एक बिलिंग इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज जो है वो काफी अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी आप जो है बिलिंग में सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है, बिलिंग की कुछ टर्म्स होती हैं जैसे जीसीसी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सारी की सारी सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, जीसीसी। या जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं तो उनका एक अलग अपना एक फॉर्मेट होता है, उनकी कुछ अलग कंडीशंस होती है। तो वो आपको बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने में आनी चाहिए। बिल ऑफ क्वांटिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, खासकर जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें बीओक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आइटम की क्वांटिटी मेंशन रहती है, आइटम का रेट उसके अंदर मेंशन रहता है। इसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, कोई भी वर्क आप एग्जीक्यूट कर रहे हो किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ मेजरमेंट। बिना मोड ऑफ मेजरमेंट के आप बिल बना ही नहीं सकते हैं। अब मोड ऑफ मेजरमेंट के कुछ रूल है। आईएस 1200 सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी की जो वर्क स्पेसिफिकेशन है उसमें भी हर एक आइटम को मेजर करने का तरीका दिया गया है। मेजरमेंट के अंदर देखो, सबसे पहले तो ये आता है कि किसी आइटम को कैसे मेजर करना है, स्क्वायर मीटर में करना है, क्यूबिक मीटर में करना है, या फिर रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शंस कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे डिडक्शंस करना है, कहाँ पे डिडक्शंस नहीं करना है, कितना डिडक्शन करना है, कितना डिडक्शन नहीं करना है, कहाँ पे क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पे करना है। ये सारे का सारा चीजें हमें कौन बताता है, ये सारी चीजें हमें मोड ऑफ मेजरमेंट के थ्रू पता चलती है। तो एक सिविल इंजीनियर को मोड ऑफ मेजरमेंट, मतलब बिलिंग इंजीनियर को मोड ऑफ मेजरमेंट काफी अच्छे से आना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो मोड ऑफ मेजरमेंट तो
ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी सीरीज डली हुई है IAS 1200 की, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके आप वो वीडियोस देख लेना। पूरा डिटेल में मोड ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिस्कस किया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है QS एंड रेट एनालिसिस। देखो क्वांटिटी सर्वे, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे आइटम हमारे सामने आ जाते हैं जिन आइटम का रेट हमारे पास में नहीं होता है, तो हमें उनका रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी एक बिलिंग इंजीनियर को रिक्वायरमेंट रहती है। क्वांटिटी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट उसको पड़ती है कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम के अंदर मान लो कोई एग्रीगेट कंक्रीट है, उसमें कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट का कंजप्शन हो रहा है, ब्रिक वर्क के अंदर क्या क्या आइटम है, कैसे कैसे उसकी क्वांटिटी कैलकुलेशंस होगी। ये सारी चीजें एक सिविल मतलब बिलिंग इंजीनियर को जो है वो काफी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एज ए बिलिंग इंजीनियर जब आप काम करोगे तो इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट जो है वो रेगुलर पड़ती रहेगी। अब मान लो जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा आइटम इंट्रोड्यूस करना है, और उस एक्स्ट्रा आइटम का आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो आपको रेट एनालिसिस आएगा तभी तो आप रेट कैलकुलेट कर पाओगे ना, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे मटेरियल रिकंसिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, साइट पे चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी वेस्टेज हमारी जा रही है मटेरियल की, वो सारी कैलकुलेशंस मटेरियल रिकंसिलेशन से होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि थ्योरेटिकल कंजप्शन और एक्चुअल कंजप्शन के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। थ्योरेटिकल कंजप्शन मतलब मान लो जैसे हमने M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का डिजाइन मिक्स बनवाया, और उसमें हमें पता चला कि 300 केजी सीमेंट हमें इसके अंदर यूज करना है 1 क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है, तो हमारा ये थ्योरेटिकल कंजप्शन हो गया। लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है, एक्चुअल में हो सकता है कि एवरेज 310 केजी जा रहा हो, या हो सकता है कि 290 केजी आ रहा हो, क्योंकि जो प्लांट होता है हमारा वो भी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं लेता, उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। तो ये जो डिफरेंस होगा एक्चुअल और जो हमारा थ्योरेटिकल कंजप्शन है, ये सब मटेरियल रिकंसिलेशन से हमें पता चलता है। कहीं इससे हमें ये भी पता चलेगा कि एक्स्ट्रा हमारी वेस्टेज तो नहीं हो रही है, या ऐसा तो नहीं कि हमारे मटेरियल की जो है वो चोरी हो रही है। तो ये सारी चीजों का आपको जो है यहाँ से आइडिया लगेगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ टर्म्स होती है जैसे RA बिल, जिसको रनिंग अकाउंट बिल बोला जाता है। फाइनल बिल, जब कॉन्ट्रैक्टर सबसे लास्ट में, जब सारा काम कंप्लीट होने के बाद जो एक सबसे लास्ट बिल बनता है फाइनल बिल। फाइनल बिल का मतलब ये होता है कि अब इस बिल के बाद में कोई नेक्स्ट बिल नहीं बनने वाला है। तो अगर मान लीजिए फाइनल बिल में किसी कोई आइटम मिस हो जाता है, गलती से कोई मेजरमेंट मिस हो जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर का, तो फिर जो है उसके बाद उसको कोई फर्दर पेमेंट नहीं होगी। अगर उसका आइटम छूट गया तो छूट गया, वो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे MB होती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे आपने देखा होगा MB फिल की जाती है, इसको हम लोग जो है मेजरमेंट बुक जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट शीट बनती है, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसके बाद में उसकी एक फाइनल शॉर्ट समरी बनती है, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शीट के बाद ही हमारा बिल जो है वो प्रिपेयर होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो आनी चाहिए। इसके अलावा टाइप ऑफ एडवांस, देखो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वर्क स्टार्ट करता है तो उसको कुछ एडवांस दिया जाता है वर्क को स्टार्ट करने के लिए। जैसे मोबिलाइजेशन एडवांस होता है, सिक्योर एडवांस होता है, TNP एडवांस होता है, और जो उसकी मशीनरी प्लांट के लिए उसको एडवांस दिया जाता है। तो ये पैसा बाद में बिल में एडजस्ट किया जाता है। तो जैसे जैसे बिल बनते हैं वैसे वैसे कुछ परसेंटेज जो है वो उसका एडवांस का पैसा उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये जब एग्रीमेंट होता है, टेंडर होता है, उसी में सारी टर्म्स कंडीशन लिखी हुई होती है। तो बेसिकली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप के एडवांस होते हैं, इनके डिडक्शन के प्रोसेस जो है वो आपको सारे पता होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेरिएशन, एक्स्ट्रा आइटम। देखो वेरिएशन में कई बार क्या होता है कि मान लो BOQ के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम की कुछ क्वांटिटी दी हुई है, मान लो 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन जब हम वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं और काम करते करते पता चला कि 110 क्यूबिक मीटर हम कॉन्ट्रैक्टर को पे कर चुके हैं, तो ये 10 क्यूबिक मीटर का क्या है, वेरिएशन आया। तो ये वेरिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे देना है, इन सब चीजों के बारे में आपको जो है आइडिया होना चाहिए। और ये वेरिएशन ऐसी चीज है कि ये जो है साइट पे ज्यादातर देखने के लिए मिलती ही मिलती है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एक्स्ट्रा आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्स्ट्रा आइटम वो आइटम होते हैं जो हमारे BOQ में या हमारे एग्रीमेंट में मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि साइट पे कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि हमें कुछ ऐसे आइटम की या कुछ ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है जो हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, BOQ में मेंशन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ उन आइटम को उसमें ऐड करते हैं, उनको एक्स्ट्रा आइटम बोला जाता है। तो उसके लिए उनका एक पूरा प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा आइटम का। सबसे पहले उसकी जो है क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, रेट एनालिसिस करके उसका रेट कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, जरूरी है या नहीं है, ये सारी चीजें होने के बाद में फिर फाइनल अप्रूवल होता है। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, लास्ट पार्ट है। क्या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को बिल पे करोगे अगर उसकी कंक्रीट के क्यूब जो है वो फेल हो गए? नहीं करोगे ना। तो एक्चुअल में बिलिंग इंजीनियर को क्वालिटी कंट्रोल की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सारी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो बिल के साथ में अटैच होती हैं, तो उस टाइम पे बिलिंग इंजीनियर को वो सारी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। कौन सी चीज टेस्ट में पास है, कौन सी चीज जो है वो फेल है, क्या वेरिएशन अलाउ करता है जो हमारा एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, उसमें क्या वेरिएशन हम लोग जो है अलाउ कर रहे हैं, या मेथड ऑफ स्टेटमेंट जो हमने बनाया है क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसमें कितना अलाउ हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारी की सारी बातें जो है एक बिलिंग इंजीनियर को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिल पे कर दिया और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत खराब हैं तो टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर जाएगी, और हो सकता है कि आपकी जॉब भी चली जाए, या आपसे उल्टा ही कंपनी जो है वो रिकवरी ना करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान जो है वो बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि कंपनीज के अंदर देखो अगर आपने गलत बिल बनाए तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कंपनी के अंदर रेगुलर ऑडिट होती रहती है और भी सारे उनके इंटरनल प्रोसेस होते हैं। तो एक बिलिंग इंजीनियर की ना रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। देखने में कहने में ऐसे लगता है कि यार एक जॉब पोस्ट ही तो है, लेकिन बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिलिंग इंजीनियर की। तो ये सारे टोटल 9 टाइप की स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी अगर आप एज ए बिलिंग इंजीनियर किसी कंपनी के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं। और चाहते नहीं है मतलब चाहो, 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो बनो बिलिंग इंजीनियर, ठीक है। मत पड़े रहो साइट पे, मत अपनी जिंदगी बर्बाद करो एज ए साइट इंजीनियर काम करके। अब कैसे सीखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें बिलिंग का कोर्स अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लेना। इस बात को अब मैंने बोला कि जाके कोर्स ज्वाइन कर लेना, तो बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर आप हमेशा कोर्स सेल करने की बात क्यों करते रहते हो, फ्री में क्यों नहीं सिखा देते। एक तो फ्री में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है। हमारे चैनल पर अगर आप जाओगे तो पूरी सीरीज डली हुई है। अभी भी रिसेंटली मैंने एक एस्टिमेशन की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, लेकिन एक्चुअल में ना फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं चाहे फ्री में कितने भी कोर्स क्यों ना अपलोड कर लूं, आप उसमें से एक सिंगल वीडियो भी देखने वाले नहीं हो। एक देख लोगे, दो देख लोगे, चार देख लोगे। अगर आप अपने करियर के प्रति एकदम सीरियस हो और आप चाहते हो कि आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहां पहुंचना चाहते हो, तो आपको जो है एक सिस्टम के थ्रू वहां पे जाना पड़ेगा। आपको एक कोर्सेज के थ्रू ही आप वहां पे जा सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। फ्री में आपको कितना भी कुछ मिल जाए आप उसकी वैल्यू ही नहीं करोगे। आप एक दिन क्लास लोगे, 2 दिन क्लास करोगे, 4 दिन बाद आप खुद ही उसको पढ़ना बंद कर दोगे। लेकिन जब आपको पता है कि आपने पे किया है, और तब आप जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में उस चीजों को सीखोगे। इसलिए फ्री के चक्कर में मत भागो। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक तो फ्री में आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, दूसरा खुद ही आप उसके प्रति जो है सीरियसनेस नहीं दिखाओगे। इसलिए एक सिस्टम के थ्रू जाओ। अच्छे कोर्सेज जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उन कोर्सेज को पढ़ो, सीखो। अगर तुम ये सोचो कि कोई तुम्हें सिखा देगा, कोई नहीं सिखाने वाला है। ना हमें किसी ने सिखाया, ना आप लोगों को कोई सिखाएगा। आप जाके ट्राई कर लेना कंपनी में, अगर कोई बिलिंग इंजीनियर, आप उसके पास जाना कि सर मुझे बिलिंग सिखा दो, तो हो सकता है कि 100 या 1000 में से कोई एक आध बंदा आपको ऐसा मिल जाए जो बोल दे कि चलो भाई मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, लेकिन कोई नहीं सिखाने वाला है। तो इसलिए अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लो सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन। पूरा बिलिंग का कोर्स जो है उसमें अवेलेबल है, जिसके अंदर ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वो सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो कवर किया गया है। बाकी फ्री में सीखने की इच्छा है तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी सीरीज डली हुई है, और रिसेंटली भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी शायद उसका डे 9 या डे 10 तक हमारा जो है उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।